नमस्कार दोस्तों। आज सुबह के करीब करीब सभी भारतीय अखबार नेपाल के घटनाक्रम की सुर्खियों से भरे पड़े हैं। नेपाल में सत्ता संघर्ष के बीच संसद भंग, अगले साल मध्यावधि चुनाव, सत्तारूढ़ एनसीपी में खींचतान के बीच पीएम ओली ने सुबह की सिफारिश, राष्ट्रपति ने तत्काल दी मंजूरी, पार्टी नेताओं ने ही बताया असंवैधानिक। और नेपाल का जो घटनाक्रम है और जो वहां की सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी है, उसका अंदरूनी संकट इस हद तक चरम पर पहुंच गया कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को लगा कि अब कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि उनको इस बात की भनक लग गई थी कि कमल दहल प्रचंड, माधव कुमार, माधव नेपाल और जो दूसरे लीडर हैं वो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले हैं। लिहाजा उन्होंने संसद का कार्यकाल तो 2022 तक है, क्योंकि 2017 में ये प्रधानमंत्री बने थे, तो अभी 2 साल और उनकी पार्टी, उनकी सरकार काम कर सकती थी। लेकिन 2 साल पहले ही उन्होंने नया जनादेश लेने का अगर फैसला लिया है तो ये अंदरूनी संकट जो पार्टी का पैदा हुआ उसकी वजह से है। जहां तक इस समय सत्तारूढ़ एनसीपी की स्ट्रेंथ का सवाल है, 275 के सदन में इनके पास 170 एमपी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के साथ इस समय केवल 80 एमपी बचे हैं। जो 90 एमपी हैं वो विरोधी गुट के हैं। तो उनको लगा कि कहीं प्रचंड या माधव नेपाल या कोई दूसरा नेता प्रधानमंत्री ना बन जाए। बहुत सारे आयाम हैं इस घटनाक्रम के, और आप जानते हैं कि केपी शर्मा ओली चीन परस्त है। वैसे तो कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में भी यही कहा जाता है कि वो चीन परस्त है, लेकिन हमने पिछले करीब करीब 8-10 महीने में ये देखा है कि वहां किस तरह की घटनाएं हुई हैं। चीन किस तरह से वहां पर इन्फ्लुएंस कर रहा था अपने राजदूत के जरिए, और किस तरह वहां केपी शर्मा ओली के नेतृत्व में भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने की कोशिश हुई। इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं जाने माने रक्षा विशेषज्ञ, नेपाल, चीन, पाकिस्तान और पूरे साउथ एशिया और एशिया के घटनाक्रम पर नजर रखने वाले टेरिटोरियल आर्मी के पूर्व चीफ, और चाहे पूर्वी लद्दाख हो, चाहे घाटी हो, चाहे आपका पूर्वोत्तर हो, वहां तैनात रहे और बहुत सारे मिशन को बहुत कामयाबी के साथ सिरे चढ़ाने वाले पूर्व मेजर जनरल ए.के. सिवाच साहब। सिवाच साहब, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद चौधरी साहब। सिवाच साहब, नेपाल में जो घटनाक्रम इस समय हुआ है, जो संकट वहां गहराया है, हालांकि ये लोग सुप्रीम कोर्ट भी चले गए हैं ये बताते हुए कि जो फैसला प्रधानमंत्री ने किया है वो पूरी तरीके से असंवैधानिक है, क्योंकि वहां के संविधान के मुताबिक जब तक कोई सरकार अल्पमत में ना आ जाए या त्रिशंकु संसद की स्थिति ना हो, तब तक आप उसे भंग करने की सिफारिश नहीं कर सकते, नए चुनाव के लिए नहीं जा सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है ये तो बाद की बात है। पर जो मौजूदा घटनाक्रम है, क्या ये माना जाए कि चीन की बेजा दखल और केपी शर्मा ओली का भारत विरोधी जो जुनून है, जो पागलपन है, उसकी वजह से ये हालात पैदा हुए हैं? बिल्कुल ठीक बोला चौधरी साहब, इसको ऐसे देखना पड़ेगा। देखो, चीन की बहुत दखल अंदाजी रही है लास्ट 3-4 साल से पॉलिटिकल स्फेयर में नेपाल के। और मैं नेपाल को बहुत अच्छी तरीके से देखा है। मैं 3-4 बार नेपाल में गया हूँ। मेरे पास गोरखा, जिस बटालियन को मैंने कमांड किया उसमें गोरखा सोल्जर भी थे। तो अभी हुआ क्या है कि ये जो 3-4 साल के अंदर जिस प्रकार से चीन के ने दखल अंदाजी की है
आपकी नेपाल में, वो एक प्रकार से काफी चिंता का विषय है भारत के लिए। अगर आप देखें जब 2017 में इलेक्शन हुए तो ये इसी के कारण ही चीन ने अपना जो एक प्रकार सबसे टेस्टेड एम्बेसडर भेजा, जो कि चीन से नेपाल के अंदर एम्बेसडर हैं हाउ यंकी, और उसने उस समय जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी थी मार्क्सिस्ट और लेनिन, जिसके जो लीडर थे केपी शर्मा ओली थे, और उसकी जो दूसरी पार्टी थी जो नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी जो माओइस्ट नेपाल थी, जिसके कहीं ना कहीं प्रचंडा और माधव कुमार नेपाल जो पुराने प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं वो थे। मगर उसके कहने पे इन दोनों पार्टियों ने आपस में मेल मिलाप किया था और केपी शर्मा ओली उसके बाद प्रधानमंत्री बन के आए थे, और ये बताया गया था पार्टी का जो पूरा जो प्रेसिडेंटशिप होगी और पार्टी को कंट्रोल करेंगे प्रचंडा। मगर जैसे जैसे सिचुएशन बढ़ी वो ऐसा हुआ नहीं। सारी पावर केपी शर्मा ओली ने अपने पास रख ली और ज्यादा दखल अंदाजी होने लगी चीन से, चीन के एम्बेसडर के थ्रू। ये जो दो तीन बातें हमें सोचनी पड़ेंगी, क्या है ऐसी चीजें जो की है, ये जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट पैदा किए हैं, ये नेपाल के अंदर ये जो है चीन के कहने पे किए गए हैं। चीन के एम्बेसडर की स्टैंप है उसमें। जिस प्रकार से ये अभी जो आपकी काली नदी के ऊपर संकट पैदा किया गया, धारचूला से लिपू लेक की, और ये काली नदी और काला पानी, लिपू लेक और लिपू देरा का एरिया जो उन्होंने बताया कि नेपाल का है, क्योंकि वो है भारत का, क्योंकि काली नदी के वेस्ट में है, और आज तक किसी ने उसके ऊपर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं किया था। ये जो सारी कार्रवाई की है ये एम्बेसडर के कहने पे की, और इसी प्रकार चीन के कहने पे केपी शर्मा ओली ने वो कार्रवाई की, और वो करना ही उसकी जो अपनी जो बॉर्डर चेंज की पार्लियामेंट में भी पास करा, और उसके बाद जो भी एंटी इंडिया सेंटीमेंट थे वो सारे के सारे आप चीन के कहने पे हो रहा था। मगर पॉलिटिकल सिचुएशन बड़ी जल्दी चेंज हुई नेपाल के अंदर, और केपी शर्मा ओली ने कहीं ना कहीं ये समझ आई कि हो सकता है जो चीन है उसका इस्तेमाल कर रहा है। और उसको ऐसा क्यों लगा, देखो उसको दो तीन बातें हुई। उसको लगा कि अभी जो चीन के एम्बेसडर हैं वो ये भी देख रहे हैं कि अगर केपी शर्मा ओली अपनी पार्टी के अंदर मजबूत नहीं है तो और कोई संकल्प या और कोई ऑप्शन क्या है। तो उन्होंने ये आप केपी शर्मा ओली को अगर नहीं रखना तो इसके बाद प्रचंडा और माधव कुमार नेपाल के बारे में बातचीत करने लगे, और वो सोचा कि केपी शर्मा ओली चीन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर उनको चाहिए एंटी इंडिया सेंटीमेंट और वो काम करे जो चीन के फायदे में, तो उन्होंने कहा कि केपी शर्मा ओली को हम छोड़ सकते हैं, प्रचंडा और माधव कुमार नेपाल को एक प्रकार पावर दी जा सकती है। एक ये भी सोच विचार किया जो कि इसके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं अभी जो बमदेव गौतम, उसको कहीं ना कहीं पावर दी जा सकती है, या कोई यूथ कोई आए नई पार्टी के अंदर यंग आए उनको। कहने का मतलब है केपी शर्मा ओली ने समझ आई कि जो चीन है उसका इस्तेमाल कर रहा था, एंटी इंडिया सेंटीमेंट डाल के उसने वो कराया जो उसको पसंद नहीं था, और मगर उसको धोखा दे देगा चीन। अगर उसकी चीन को अपना फायदा देखना है तो वो प्रचंडा और माधव कुमार नेपाल के साथ भी मिल सकता है, और या गौतम को बना सकता है, या नई एक पीढ़ी की जो लीडरशिप को ला सकता है। तो जब इसने ये रियलाइज किया तो उसने सोचा कि अभी उसकी जो है सीट और गद्दी खतरे में है, तो उसने यही सोचा कि इसको पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर देते। वो अलग बात है कि ये सच्चाई है कि 2017 में जो इलेक्शन हुए थे उसके बाद 2022 में होने थे, और ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है जिसके अंदर 275 मेंबर हैं पार्लियामेंट में नेपाल के, उसको उसने डिसॉल्व कर दिया, और वो एक प्रकार से राष्ट्रपति ने मान भी लिया। और ये भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भाई ये पावर उसके पास नहीं है, इसको चैलेंज करेगा सुप्रीम कोर्ट में, और हो सकता है ये नल एंड वाइड हो जाए। मगर सच्चाई ये है कि आज उसको महसूस हुआ है जो केपी शर्मा ओली को कि चीन ने उसका इस्तेमाल किया है, और चीन जो है अपने फायदे के लिए कर रहा है। और केपी शर्मा ओली ने अभी लास्ट कोई एक महीने में अपने जो एम्बेसडर है जो चीन का नेपाल में हाउ योंकी, उसको बुला के भी बोला कि आप इंटरनल पॉलिटिक्स में दखल अंदाजी ना करें, मेरी काबिलियत है
कि मैं इसको हैंडल कर सकता हूं, मगर वो फिर भी करती रही। तो इसको सारी जो घटना स्थल को देख के ऐसा लगता है नेपाल के अंदर सिचुएशन बहुत फ्लूइड है, और इसको मद्देनजर रखते केपी शर्मा ओली ने अपनी सीट बचाने के लिए और ये देखने के लिए कि अब उसका जो दिन नंबर है कम्युनिस्ट पार्टी में, जिस प्रकार से आपने बोला, उसकी अपनी पार्टी के अंदर भी 80 के करीबी मेंबर हैं और दूसरे की ज्यादा है, तो उसने इसको डिसॉल्व कर दिया। और एक चीज और भी देखनी पड़ेगी, जिस प्रकार से अभी उसने भारत के साथ रिलेशन इंप्रूव करने की कोशिश की है। अगर अभी 15 अगस्त के बाद जब उसने प्रधानमंत्री को एक प्रकार से विश किया था, तब नया मैप नहीं था, पुराना मैप के साथ ही उस पीछे था उसके, और कुछ एक जनरल साहब, तीन जो हाँ जो तीन जनरल साहब मैं ये कह रहा हूं कि ये सबको दिखाई दे रहा है कि केपी शर्मा ओली ने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर दी हैं। चीन के करीब जाने की कोशिश में उसने भारत विरोधी सेंटिमेंट्स को इस हद तक बढ़ाया, और क्यों बढ़ाया ये भी अब समझ में आने लगा है, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी के भीतर ही, चाहे प्रचंड हो, चाहे माधव कुमार नेपाल हो या दूसरे नेता हो, वो लगातार उनको प्रेशराइज कर रहे थे कि आप मनमानी कर रहे हैं, पार्टी को विश्वास में नहीं ले रहे हैं, सारी पावर आपने अपने हाथों में इकट्ठा कर ली है, आप एक तरीके से निरंकुश होकर के व्यवहार कर रहे हैं। तो ये जो झगड़ा है पार्टी के भीतर का, ये करीब करीब 1 साल पहले शुरू हो गया था और बहुत तेजी से बढ़ा था। और इस संकट से ध्यान हटाने के लिए ही इन्होंने वो विवादित नक्शा भी पास करा दिया। इसके अलावा जो है वहाँ सेंटिमेंट्स भी भड़काए, भगवान राम के बारे में, सीता जी के जन्म के बारे में, अयोध्या के बारे में, हनुमान जी के बारे में, पता नहीं क्या क्या इन्होंने जो है भारत विरोधी बयान दिए। लेकिन अल्टीमेटली इनको समझ में तब आया जब चीन ने इनके कई इलाकों में घुसपैठ कर ली, और जब इन्होंने विरोध करने की कोशिश की तो इनको डपट दिया कि नहीं ये हमारे इलाके हैं। उसके बाद आप जानते हैं कि रो चीफ ने वहाँ की यात्रा की, वो इनसे भी मिले, जो बाकी के उनके जिनसे संपर्क रहते हैं हमारी रो के और दूसरी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनसे भी मिले। उसके बाद आर्मी चीफ वहां गए, हालांकि वो रस्मी दौरा था और दूसरे महत्वपूर्ण काम भी उन्होंने किए, लेकिन फिर विदेश सचिव भी गए हमारे, और 3 स्तरों पर बातचीत शुरू करके उनको वस्तु स्थिति से अवगत कराया कि आप चीन के चंगुल में फंस रहे हैं, आपके लिए बहुत ये आत्मघाती कदम हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि तब तक काफी देर हो चुकी थी जब आप, जिसका जिक्र आपने किया कि दिवाली पर इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश करने के लिए बात की टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और अपने पीछे पुराने वाला नक्शा ही लगाया ताकि भारत को ये संदेश दे सकें कि हम नए नक्शे को अब दफन करने को तैयार हैं, ठंडे बस्ते में डालने को तैयार हैं, और हम चीन का जो एक जाल बिछाया हुआ था उससे भी हम बाहर निकलने को तैयार हैं। लेकिन क्या देर नहीं हो गई है? केपी शर्मा ओली ने कुछ बहुत बड़ी गलतियां नहीं कर दी हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक बोला चौधरी साहब, इसमें कोई दो राय नहीं। ये तो अब उसको समझ आ गया है कि चीन ने उसका इस्तेमाल किया है, और चीन किसी का दोस्त नहीं है, और चीन धीरे धीरे नेपाल को अपने चुंगल में फंसा लेगा और डेब्ट ट्रैप में डाल देगा। ये तो उनको थोड़ा बहुत समझ आ गया है, और क्योंकि जिस प्रकार से वो डेवलपमेंट कर रहा है, चीन ने नेपाल को बेल्ट रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बनाया है, और कम से कम $18 बिलियन जो है उन्होंने वहां स्पेंड किया है। तो नेपाल आने वाले समय में भी इसको वापस नहीं दे पाएगा, और लगता है कि वो एक डेब्ट ट्रैप की तरफ जा रहा है। मगर ये सच्चाई है कि जब केपी शर्मा ओली को ये समझ आई कि जो चीन है उसका इस्तेमाल कर रहा है, और चीन कोई नेपाल का दोस्त नहीं है। जब आपने सही बताया कि जो 17 डिस्ट्रिक्ट हैं बॉर्डर के, नेपाल और चीन के, उनमें से 7 डिस्ट्रिक्ट में उनकी डिस्प्यूट है, और अभी जो है उन्होंने गांव बना लिए अंदर इनके एरिया में। जब इसके बारे में नेपाल ने एक प्रकार से ये ऑब्जेक्शन की, तो चीन ने बहुत कड़ा जवाब दिया इसको। तो कहीं ना कहीं जो चीन है उसको अपना मतलब है, और केपी शर्मा ओली को थोड़ी समझ आ गई
कि उससे बड़ी गलती हो गई और उसने बहुत क्लीव चला गया चीन के पास और चीन उसका इस्तेमाल कर रहा है। और जो ये 3 विजिट आपने बताई ये बहुत बड़ी अहमियत वाली हैं, जिसके अंदर हमारे रो के चीफ गए मिस्टर गोयल, उसके बाद हमारे क्या नाम है सेक्रेटरी भी गए, फॉरेन सेक्रेटरी, और उसके बाद हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ये जो तीनों विजिट है इनका भी बड़ा महत्व है। एक प्रकार से आइस ब्रेकिंग करने की बातचीत की गई, बताया गया कि भारत और जो नेपाल है उसके रिलेशन जो रिलीजियस भी हैं, आपके पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट में, इकोनॉमिकल भी है, पॉलिटिकल भी है, डिप्लोमेटिक भी है। तो वो जो रिलेशन है उनका महत्व बहुत है और चीन आपका इस्तेमाल कर रहा है। और जब उसको ज्यादा लगा केपी शर्मा ओली को, केपी शर्मा ओली सच है कि अब उसके जाल में फंस चुके थे और केपी शर्मा ओली तो एक प्रकार से जो एम्बेसडर करा रहे थे वो कर रहे थे, मगर उसके बाद उसने देखा कि अब ये दूसरी चाल चल रहा है। एम्बेसडर जो ये भी देख रहा है कि अगर केपी शर्मा ओली अपनी मेजोरिटी नहीं प्रूव कर सकते हैं अपनी पार्टी में, तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या होगा। तो उसने यही कहा कि क्यों नहीं प्रचंडा और माधव कुमार नेपाल या जो उसके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है जो कि गौतम, उसको, या नई लीडरशिप। तो केपी शर्मा ओली को समझ ये आई कि उसका इस्तेमाल किया गया और उसका कोई दोस्त नहीं है नेपाल का चीन। इसको अगर आप केपी शर्मा ओली कुछ नहीं करेगा तो वो दूसरे प्रचंडा और माधव कुमार नेपाल से करा लेंगे या नया लीडरशिप ले आएंगे। तो उस समय उसको महसूस हुआ कि इनफ इज इनफ, और उसने बोला एम्बेसडर को कि आप हमारे पॉलिटिक्स में दखल अंदाजी ना करें। और मैं इस बात को मानता हूं कि देर होगी, मगर देर आए दुरुस्त आए। अभी भी अगर नेपाल को ये समझ आ जाती है कि चीन जो है किसी का दोस्त नहीं है, चीन अगर जिस तरह आ रहा है नेपाल के अंदर, चीन जो है नेपाल को अपने डेप्थ ट्रैप में ले लेगा। तो ये बात अगर अभी समझ आ जाती है, फिर भी ये मैं मानता हूं कि अभी उसको उसकी जो पॉलिटिकल अभी पोजीशन है केपी शर्मा ओली की, वो बहुत स्लिपरी है, क्योंकि वो अपनी पार्टी के अंदर ही एक प्रकार से मेजोरिटी खो चुके हैं। और ये जो अभी पार्लियामेंट को उसने डिसॉल्व करने की जो सिफारिश की थी जो माननीय प्रेसिडेंट ने, वो किस हद तक सुप्रीम कोर्ट इसको मानता है, क्योंकि ऐसा लगता नहीं कि प्राइम मिनिस्टर के पास ये पावर है नेपाल में। तो फिर अगर तो उसको डिसॉल्व करने की जो पावर है उसको रद्द कर देता है सुप्रीम कोर्ट, तो वाकई ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाएगी नेपाल के अंदर, क्योंकि ये नहीं पता, क्यों ये खुद प्रूव नहीं कर पाएंगे मेजोरिटी, तो फिर तख्ता बदल सकता है। तो ये भी हमें भारत को सोचना पड़ेगा, क्योंकि भारत को भी अपनी जो नीति है उसको लेके चलना पड़ेगा कि अगला स्टेप क्या होगा नेपाल का, क्योंकि नेपाल की इंटरनल स्टेबिलिटी भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत एक ऐसा सच्चा देश है नेपाल का, वो चाहता है कि नेपाल में प्रोग्रेस हो। नेपाल के अंदर भारत काफी कुछ कर रहा है और भारत सच्चे मन से कर रहा है और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, भाईचारा है, रोटी बेटी का हमारा एक प्रकार से रिश्ता और नाता है। तो उसको मद्देनजर रखते तो हम भी ये चिंतित हैं जिस प्रकार से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ अभी नेपाल जा रहा है। जनरल साहब, जैसा आपने जिक्र किया कि भारत के साथ नेपाल का तो रोटी बेटी का रिश्ता है, रिश्ते बिल्कुल इतने गहरे हैं कि वहाँ के लाखों करोड़ों लोग भारत में काम करते हैं। घर घर में आपको नेपाली मिल जाएंगे काम करते हुए, संस्थानों में मिल जाएंगे आपको। यहाँ तक कि हमारी सेना में भी आप पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि इतने नेपाली सोल्जर हैं और इतने रिटायर्ड पर्सन हैं जिनकी पेंशन यहाँ से जाती है। तो चाहे इकोनॉमिकली बात हो, सोशल बात हो, दूसरे एस्पेक्ट्स हो, भारत पर नेपाल की निर्भरता बहुत अधिक है और भारत के भी बहुत सारे लोग नेपाल में रहते हैं, काम करते हैं। तो ये रिश्ते कोई आज के नहीं है, बहुत पुराने रिश्ते हैं, तब के रिश्ते हैं जब वहां पर शाही शासन हुआ करता था। उससे कोई इतिहास की बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनका जिक्र करना बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन जो चीन ने साजिशें रची हैं भारत के तमाम पड़ोसियों को अपनी गिरफ्त में लेने की, वहां पर इन्वेस्टमेंट करने की और उनको डीप ट्रबल में डालने की, वही काम उसने बांग्लादेश में किया, वही काम पाकिस्तान में किया, वही काम मालदीव से लेकर के श्रीलंका तक किया। भूटान उसके बहकावे में नहीं आया
पर म्यांमार हो चाहे दूसरे जितने भी हमारे पड़ोसी हैं, सबको उसने अपनी चंगुल में लेने की कोशिश की है। अब जिस स्थिति में आकर के नेपाल खड़ा हो गया है, जिस मोड़ पर आकर के खड़ा हो गया है, उस मोड़ पर भारत को सैन्य दृष्टि से भी, सुरक्षा की दृष्टि से भी, सामरिक दृष्टि से भी किन किन चीजों पर सतर्क रहना पड़ेगा कि चुनाव अगर हों तो वहां चीन का दखल ना होने पाए, वहां चीन का कोई दूसरा समर्थक सीट पर ना बैठ जाए। देखो, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने ठीक बोला कि जिस प्रकार से चीन ने अभी चंद एक समय में चारों तरफ भारत के ये जो छोटे छोटे नेबर्स हैं उनको अपने चुंगल में डाल दिया है, चाहे वो म्यांमार हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो श्रीलंका हो और मालदीव तक, और पाकिस्तान तो है ही इसका पीठू सैटेलाइट स्टेट है, $115 बिलियन का कर्जा है। और हमनटोटा जो आइलैंड है, ये पोर्ट है श्रीलंका में, वो चीन ने 99 इयर्स के लीज में ले लिया है। और किसी हद तक बांग्लादेश भी एक प्रकार से BRI का हिस्सा है और $21 बिलियन वहां भी स्पेंड कर रहा है चीन। तो ये तो सच्चाई है कि सारे के सारे ये गरीब देश हैं, इनको पैसा चाहिए डेवलपमेंट में, और चीन बड़े जोरों से वहां है। मगर नेपाल जो है वो सबसे ज्यादा करीब है भारत के, और इसका महत्व ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपने सही बताया, केपी शर्मा ओली को अभी समझ आ गई है कि चीन को इसका इस्तेमाल किया है। और अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है नेपाल में तो वो भारत के लिए भी ठीक नहीं है। और बिल्कुल आपने बताया कि जिस प्रकार से उनके सोल्जर्स, हमारे 40,000 काम कर रहे हैं नेपाली सोल्जर, और 2 लाख के करीब पेंशन है, 12 लाख के करीब नेपाली भारत में काम करते हैं और वो भारत से पैसा कमा के नेपाल ले जाते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में अगर कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है तो हमारे फायदे में। अब हम क्या कर सकते हैं? देखो, हम ये कर सकते हैं कि वहां फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, चीन की दखल अंदाजी ना हो, और ये करना बहुत जरूरी है। भारत खुद नहीं करना चाहिए कोई दखल अंदाजी, क्योंकि किसी दूसरे जो इंडिपेंडेंट देश पे अगर आप कुछ दखल अंदाजी करते हो तो वो अच्छी नहीं है। और भारत चाहेगा जो नेपाल के लोग इलेक्ट करते हैं या सिलेक्ट करते हैं वो गवर्नमेंट आए, मगर चीन इसको इंटरवीन ना करे, इंटरफेयर ना करे। यही भारत चाहेगा कि इलेक्शन फेयर हो और किसी तरीके से चीन का जो इन्फ्लुएंस है उसको कम किया जाए। और भारत को एक और काम करने पड़ेंगे कि जो भी डेवलपमेंट भारत कर रहा है चीन के अंदर, उनके ऊपर जोर लगाए और उनके अंदर टाइम पे उनको कंप्लीट करे। जिस प्रकार से अभी बातचीत आ रही कि रेलवे लाइन भी बनेगी, जिसको हम करेंगे, पंचेश्वर जो एक मल्टी मॉडल हाइड्रो प्रोजेक्ट है उसको भी कंप्लीट करेंगे। तो भारत एक विश्वास दिलाए नेपाल को कि हम आपके बिल्कुल सच्चे दोस्त हैं और आप बराबर के देश हैं हमारे लिए, और हम आपके एक प्रकार से भाई भाई का रिश्ता है। तो इसलिए आप चीन के चुंगल में ना फंसे। मगर चीन पूरा कोशिश करेगा अगर इलेक्शन दोबारा होते हैं तो ऐसी गवर्नमेंट ले आने की और या इन्फ्लुएंस करने की जो चीन की तरफ हो। तो इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा, मगर भारत को खुद इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। जो नेपाल में लोग सेलेक्ट करके लाए गवर्नमेंट, वो उसी से ही बातचीत करे। बहुत बहुत धन्यवाद मेजर जनरल AK श्रीवास साहब, आपने सुबह सुबह बातचीत करने के लिए समय निकाला। मैं जानता हूं आपकी व्यस्तताएं बहुत अधिक हैं, लेकिन फिर भी नेपाल का जो मौजूदा संकट है इस पर आपने विचार विमर्श के लिए समय निकाला और हमारे दर्शकों को बहुत सारी जानकारियां दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार चौधरी साहब।